बिहार में जातीय जनगणना जब से सार्वजनिक किया गया है तब से पूरे हिंदुस्तान में ही एक अलग माहौल हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सर, ये हलचल क्यों मचा हुआ है एकदम चारों तरफ, जहां जा रहे हैं बस यही चर्चा, जातीय जनगणना। आखिर खासकर भाजपा के लोगों में एक अलग बेचैनी टाइप का दिख रहा है। देखिए, भाजपा के साथ समस्या क्या है कि भाजपा ने जिस तरह की राजनीति आज तक की है और भाजपा के कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। यही भाजपा है जो 2010 में पार्लियामेंट में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और भाजपा भी उसमें सम्मिलित थी। 2011 में जब जनगणना हुई और उसके डेटा का एनालिसिस चल रहा था, तब तक सरकार बदल गई और पिछले 9.5 साल में भाजपा ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि जो रेगुलर 10 साल में सेंसस होता है वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और इसीलिए जब महिला आरक्षण की बात हुई तो हुआ कि ये तो लागू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक सेंसस नहीं होगा, ये सेंसस तो पहला कदम है इसके लिए। तो भाजपा को इस समय अपने जमीन को खिसकती हुई देखकर परेशानी हो रही है। भाजपा का आप इस समय स्वरूप देखिए, अगर पूरे देश में देखिए, इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में भाजपा के खेमे में जिस हलचली की आप बात कर रहे थे, वो हलचल एक्चुअली वहां है। आप देखिए, रोज दिन थोक के भाव में भाजपा के नेता लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और भाजपा के बड़े बड़े नेता, उमा भारती मुखर हैं, सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पीकर थी और इंदौर की बहुत ही प्रतिष्ठित भाजपा नेता। ये डर कहां से आ, भाजपा डर क्यों रही है? भाजपा इसलिए डर रही है क्योंकि भाजपा ने एक सीधा सा फॉर्मूला बनाया था और वो था कि जनता को धर्म के नाम पर विभाजित करना, और उसी विभाजन की राजनीति वो करते आए हैं। आज लग रहा है कि जनता उनकी सच्चाई को समझ गई है और जनता अपने रोजमर्रे के जो सवाल हैं वो सवाल उनके सामने रख रही है, जो भुखमरी का है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मध्य वर्ग हो। एक्सेप्ट इस समय देश में एक छोटा सा पूंजीपति वर्ग है जिसकी संपत्ति में रोज इजाफा हो रहा है, और इसका डेटा चेक करना है तो आप आरओसी से चेक कर लीजिए या सेंसेक्स मार्केट से चेक कर लीजिए। इसके अलावा हर इंसान जो इस समय देश में है वो परेशान है। तो जातीय जो जनगणना हुई तो इसके आधार पर भी शायद भाजपा डर रही होगी कि अब तो हमको सबको हक देना होगा। देखिए, ये जो जातीय जो सर्वेक्षण हुआ है, इसको एक तरह से एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी मर्ज का इलाज करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है। और जो 1931 में जो डेटा हुआ था, जो कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसके बाद से ये कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। और 1931 के बाद जब हमारा खुद का संविधान बना और हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक, एक लोक कल्याणकारी समाज, राज्य की कल्पना की, तो उस राज्य की कल्पना में सबसे पहले ये था कि उस समाज में कोई शोषक और शोषित नहीं होना चाहिए, कोई वंचित नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ित नहीं होना चाहिए। और इसीलिए चूंकि हमारे समाज में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विषमताएं थी और उस समय के जो सबसे बुद्धिमान लोग थे उन लोगों ने संविधान बनाने में अपना दिमाग लगाया था, तो उन लोगों ने देखा कि इसको हमें कुछ सापेक्ष कदम उठाने पड़ेंगे ताकि समाज का वो तबका जो इस समय कमजोर है इन तीनों मानकों पर, उसको भी ऊपर लाया जा सके, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। क्योंकि आधुनिक भारत का जो मौका था हम लोगों को वो आजादी के बाद मिला और कोई भी आधुनिक राष्ट्र
ऐसा नहीं हो सकता है जिसके लोगों के बीच बहुत सारी विषमताएं हों, क्योंकि विषमता जो होती है वो एक तरह से समाज को खोखला करती है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे अगर शरीर है, शरीर का अगर एक अंग, समाज भी एक शरीर की तरह होता है, शरीर के एक अंग में बीमारी है, अगर लीवर मेरा खराब है तो क्या फेफड़ा सोच सकता है कि चलो हमको कोई लेना देना नहीं है, लीवर अपना समझे? क्योंकि जब तक अगर पूरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। समाज वैसे ही है, जब तक समाज में हर वर्ग ये अपने आप को एम्पावर्ड नहीं महसूस करेगा कि हमारा भी समाज में स्टेक है, हमारी भी सोच है, हमारा भी वजूद है, हमें भी आगे बढ़ने का मौका है, तब तक एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। इससे पावर मिलेगा, जो ये काउंटिंग जो हुआ है, जो सर्वेक्षण हुआ है, इससे पावर मिलेगा उन जातियों को जो पिछड़े थे, जिनको हक नहीं मिल रहा है। देखिए हमने क्या कहा, 1931 में हुआ था, ये आपकी पार्टी क्या अब सभी को उस तरह से हक दे रही राजनीतिक तौर पर? या तो 1931 के बाद देश का विभाजन हुआ, जनसंख्या का इधर से उधर मूवमेंट हुआ, बाद में बांग्लादेश भी बना, तो बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन आए। अब जब तक डेटा नहीं होगा तो आप जो बोल रहे हैं सामाजिक हक की बात, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी ने बोला कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, और वो शुरू से बोल रहे हैं, वो जातीय जनगणना के पक्षधर बहुत लंबे समय, लेकिन उसको हक भी तो देना होगा सर। तो ये तो देना ही होगा। और देखिए अभी जो जातीय जनगणना का जो स्वरूप हमारे राष्ट्र में रहा है वो इसीलिए रहा है क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो समाज है वो जाति के आधार पर संगठित है, जाति के आधार पर गठित है, तो इसलिए जाति को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जो लोग बड़ी संख्या में हैं लेकिन उनको उतना हक नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। अब आप देखिए इधर हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी कंपनियों को बेचा गया है तो वहां पर न नौकरियां रही, न आरक्षण रहा। जो लैटरल एंट्री है केंद्र सरकार में, सैकड़ों लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर, जो बहुत ही सीनियर स्तर होता है, लैटरल एंट्री कर रहे हैं, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। जहां भी डायरेक्ट इंटरव्यू पर जॉब्स होते हैं, जैसे लेक्चरर्स का है, वहां पर ये आपको रिजर्वेशन नहीं है। और 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देश में हैं जिसमें सिर्फ 4% ओबीसी लेक्चरर्स और प्रोफेसर। प्रशांत किशोर को आप जानते ही जी, प्रशांत किशोर ने लगातार मतलब उनका कहना है ये एक सर्वे है, ये कोई काउंटिंग नहीं है और इसका भी कोई मामला नहीं है, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। क्या आप उनके बारे में कहना चाहेंगे? वो खुश नहीं दिख रहे हैं इस चीज से। नहीं, हम उनके बारे में कुछ क्यों, उनकी बातों के बारे में, लेकिन देखिए जहां तक इस सर्वे की बात है तो कल ही जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सुभानी साहब हैं उन्होंने क्लियर किया है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से किया गया है, हर बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे है। और सर्वे तो है ही, क्योंकि जनगणना तो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे है, उसके साथ साथ संख्या का सर्वे भी है, क्योंकि सेंसस तो सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है, तो ये सर्वे तो बिल्कुल ही है। और जब ये सर्वे हो गया तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब अगला सत्र होगा विधानसभा का तो बाकी जो डेटा है जो ज्यादा मुख्य है, वो संख्या से ज्यादा प्रमुख ये रहता है कि किसकी क्या वास्तविक स्थिति है समाज में, तो उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद सोचा जाएगा आगे क्या करना है। कल मैं देख रहा था, प्रशांत किशोर जी हमेशा मैं उनको देखता हूँ और उनका कहना है कि महागठबंधन के लोग जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कोई भी काम अगर अच्छा भी है, लग रहा है किसी लोगों के लिए अच्छा है, जैसे ये जो सर्वे हुआ, ये जो तो ये तो एक बहुत ही अच्छा पहल था, लेकिन उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होना है। क्यों? देखिए पहली बात कि प्रशांत किशोर जी अभी तो राजनीतिक हुए नहीं है, वहां पर यात्रा कर रहे हैं और बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अभी उनकी पदयात्रा कंप्लीट नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ 9 जिलों की यात्रा की है, बिहार में 38 जिले हैं। तो इसलिए अभी बिहार की वस्तु स्थिति शायद उन्हें पूरी तरह से मालूम नहीं है। जब मालूम हो जाएगी तो वो भी हमारी बातों से सहमत हो जाएगी। वो तो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में घूमे हुए हैं, पूरा एक एक चीज की हमको जानकारी है, बिहार के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। अगर वो बिहार के चप्पे चप्पे को जानते हैं तो पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? उनका तो यही कहना है ना कि पदयात्रा के द्वारा हम लोगों की समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जाते हैं लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो उनकी एक प्रक्रिया चल रही है और वो भविष्य में जो राजनीति करेंगे वो सामने आएगा, किस तरह की राजनीति वो करेंगे। आखिरी सवाल, क्या स्थिति रहेगा सर 2024 में? देखिए 2024 में जो भाजपा की स्थिति इस देश में है, और हम एनडीए की बात ही नहीं करते हैं क्योंकि एनडीए तो कुछ है नहीं, बस भाजपा ही है और बाकी तो छोटे मोटे लोग उनके साथ हैं। तो इस देश ने मन बना लिया है कि अगर भारत को महात्मा गांधी के सपनों और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों, पटेल के सपनों, सुभाष बोस के सपनों, मौलाना अब्दुल कलाम के सपनों का भारत अगर बनाना है, संविधान को बचाना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहां नफरत नहीं मोहब्बत हो। देखिए हमारी संस्कृति में, हमारे रगों में मोहब्बत दौड़ता है और यही इस बात की शक्ति है। कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था और एक जू ने किया था, इजरायली ने, कि सिर्फ भारत ही एक देश है जहां ज्यूज परसिक्यूट नहीं हुए हैं। और उन्होंने बताया कि जितने भी धर्म के लोग हैं बाहर से, वो लोग आए और सबको हम लोगों ने अपने में आत्मसात किया है। तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं और ये भारत की जो आत्मा है वो बहुत सहिष्णु है। वो इनकी जो समाज को बांटने की राजनीति है उसको पूरी तरह से 2024 में नकार देगी। भाजपा में क्या मोहब्बत नहीं दौड़ती है भाजपा के लोगों के रगों में? देखिए भाजपा की राजनीति, आप पत्रकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो हमेशा 80, 20, 70, 30, 60, 40 इसकी बात करें, वहां मोहब्बत कहाँ हो सकता है? और इसका जीता जागता उदाहरण तो मणिपुर है कि मणिपुर 3 मई से जल रहा है। कल एक आदमी वास्तविक रूप से जलते हुए उसका वीडियो आया है। ये स्थिति है, कल की बात मैं बता रहा हूं, इतनी बुरी स्थिति है। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। 3 महीने लगे उनको 36 सेकंड का रिएक्शन देने में मणिपुर में, और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं और वहां के समाज में जो एक बंटवारा जो है, और क्योंकि 60 असेंबली सीट्स हैं उसमें 40 जो हैं वो मैतेई के हैं, तो और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मैतेई के हैं। तो वो मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल हो गए हैं, समाज पूरी तरह से बटा हुआ है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई भी मजबूत पहल नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। इसका नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसका नुकसान भाजपा को तो होगा ही, इसका नुकसान देश को हो रहा है और इस बात की चिंता हमें ज्यादा है। देखिए राजनीति तो चलती रहती है और चेहरे भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो धारा है, जो देश की आत्मा है, जो देश का स्वभाव है, जो देश का मिजाज है, वो महत्वपूर्ण है। इसको बदलने की कोशिश की जा रही है और उसको बदलने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इनके इन इरादों को, जो नापाक इरादे हैं, उसको जनता पूरी तरह से विफल कर देगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर। उन्होंने बहुत कुछ कहा, नापाक इरादों के बारे में बहुत सारी बातें की। दीजिए इजाजत, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।